अस्सलामुअलैकुम। हमने एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वन कंपार्टमेंट मॉडल को स्टडी किया है और वन कंपार्टमेंट मॉडल को ख़त्म करके अब हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स टू कंपार्टमेंट मॉडल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें। आपका रिस्पांस जो है बहुत मानी रखता है और उससे हमें सपोर्ट मिलती है। वैसे भी आगे फाइनल ईयर की वीडियोस अपलोड करनी है तो उनसे भी इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आईवी बोलस टू कंपार्टमेंट मॉडल। आईवी बोलस बोलस के बारे में आपको पहले से आइडिया होगा। बोलस जो हम रैपिड आईवी इंजेक्शन दे रहे होते हैं, उस रैपिड आईवी इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि डिज़ायर्ड ड्रग की जो लेवल्स हैं वो बॉडी में हमें अचीव हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये हम बोलस इंजेक्शन जो दे रहे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। टू कंपार्टमेंट मॉडल क्या है कि बॉडी जो है वो टू कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी टू कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। हम ये अजम्पशंस कर रहे होते हैं। ये तो आपको पता ही है ना कि हम स्टार्टिंग से इसमें अजम्पशंस कर रहे हैं। वन कंपार्टमेंट मॉडल हमने कहा था कि बॉडी एज अ होल वन कंपार्टमेंट एक्ट करती है। उसमें क्या होता है कि ड्रग एंटर होती है इनटू द बॉडी और रैपिडली इमीजिएटली पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जबकि टू कंपार्टमेंट मॉडल में क्या होगा कि ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर आएगी, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट में, तो वो पहले पेरिफेरल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर भी आएगा कि बॉडी जो है वो दो कंपार्टमेंट्स के तौर पे एक्ट कर रही है। एक कंपार्टमेंट हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है जो ब्लड और हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है, और एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट है जिसमें लोअर ब्लड परफ्यूजन के टिश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे एडिपोज टिश्यू है। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में हमारे पास लिवर है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स आ जाते हैं, वो सारे होंगे हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट में। ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट को आप वन भी कह सकते हैं, पेरिफेरल कंपार्टमेंट को आप टू भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये बोलस है इसलिए इसमें हमने एब्जॉर्प्शन ड्रग की डिस्कस नहीं करनी। ठीक है, अगर ये होती एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो क्या होता कि उसमें अब चूंकि ओरल अगर हम कंसिडर करते हैं तो ओरल में तो पहले अब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो उसमें अब्जॉर्प्शन का फैक्टर आता है, लेकिन बोलस के केस में अब्जॉर्प्शन का फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि इसने रैपिडली ड्रग में हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली इंस्टिल होना होता है। तो ड्रग हमारी आ गई, बस आ गई, किसी भी तरीके से हमने बोलस लगाया और सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग आ गई। अब ड्रग ने मूव करना है फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट, यानी फ्रॉम कंपार्टमेंट नंबर 1 टू कंपार्टमेंट नंबर 2। ठीक है, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट की तरफ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे रेट होगा, रेट जो है इसका 1-2 है। ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो ये 1-2 है। अब पेरिफेरल से ड्रग जो है वो वापस भी सेंट्रल में जाती है, तो कहता है अब ये 2 से 1 की तरफ जा रही है तो इसको हम K2-1 कह सकते हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उससे ड्रग एलिमिनेट भी हो रही है, तो एलिमिनेट करने के लिए अब 1 से निकल रही है बाहर, तो इसको कहते हैं हम K10 कह लेते हैं। ठीक है, कि 1 से निकल रही है और एलिमिनेट हो रही है, इसको हम K10 कह लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। फिर आगे इसके अगर हम ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि जो सिंपल आईवी बोलस था उसमें क्या होता था कि यूं एक सीधी सीधी स्लोप आ रही होती थी, लेकिन टू कंपार्टमेंट मॉडल में इसके जो ग्राफ किस अंदाज से होगा कि ये अर्ली डिक्लाइन और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, इसके दो पोर्शंस होंगे। एक पोर्शन जो है हमारा ये अर्ली डिक्लाइन कहलाएगा, ये जो स्टार्टिंग में है। ठीक है, इतना पोर्शन ये अर्ली डिक्लाइन है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। ये क्यों आ रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है। ये टू कंपार्टमेंट मॉडल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ड्रग की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यानी कि ड्रग लीव कर रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट और एंटर कर रही है पेरिफेरल कंपार्टमेंट को। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है सारा, इसको कहते हैं ये लेटर फेज है या पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज, या इसको एलिमिनेशन फेज भी हम कह सकते हैं। फिर इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कंपार्टमेंट मॉडल्स में कुछ अजम्पशंस होती हैं। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो कर रही हैं, पैसिव डिफेंस को फॉलो कर रही हैं, यानी लीनियर फार्माकोडायनेमिक्स को, फार्माकोकाइनेटिक्स को ये फॉलो करती है, उसको ओबे करती है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को। ठीक है, कहता है ड्रग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन ब्लड, ड्रग को ब्लड में मॉनिटर कर रहे हैं। ऑर्गन जो ड्रग रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में है। ठीक है, जो ड्रग रिमूवल हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट के थ्रू हो रही है। तो ये इसके कुछ असम्पशंस हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में एक तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा कितनी है। अब ये जो ए वाली पॉइंट है ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, जो ए वाला पॉइंट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ है और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है। जबकि जबकि ये वाला पोर्शन है इसके लिए जो रेट है हमारे पास ये बीटा है। ठीक है, ये हमारे पास एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट या पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, और इसके लिए ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ हो जाएगी या पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ हो जाएगी। अब ये जो K122110 है इन्हें माइक्रो रेट कांस्टेंट्स भी कह रहे होते हैं या इंटर डिपार्टमेंटल कांस्टेंट्स भी कह रहे होते हैं। इनके बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है,
और ये बी सी सेंट्रल कंपार्टमेंट का वॉल्यूम है, बॉडी का वॉल्यूम है, स्टेडी स्टेट का वॉल्यूम है, और ए यू सी 0 to इन्फिनिटी। ये सारे हम जो है ना पैरामीटर्स देखेंगे। अब ये जो कंसंट्रेशन वाली इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो बड़े ही मज़े से वाइवा में आपसे ये लिखवाएंगे कि टू कंपार्टमेंट आईवी बोलस की ज़रा हम इक्वेशन तो लिख के दिखाएं। ठीक है, वाइवा के दौरान अगर आपको ये भूल जाती है, लेट सपोज अल्लाह ना करे कि आपको भूले, लेकिन अगर आपको भूल जाती है, नहीं समझ आती कि क्या लिखना है, तो आपका इसका आसान सा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लिखें, सी पी इज़ इक्वल टू ए, इस पूरी की पूरी जो ये वाली वैल्यू है इसको ए ले लें और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ई माइनस अल्फ़ा टी प्लस, और इस पूरी की पूरी वैल्यू को या इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है वो एज बी ले लें। ठीक है, ये वाली वैल्यू, और इसको लिख दें ई माइनस बीटा टी। ठीक है, तो साथ आप लिख देंगे कंसंट्रेशन के क्या यूनिट्स होते हैं, माइक्रोग्राम पर एमएल, एमजी पर लीटर। ठीक है, इस तरह से आप कंसंट्रेशन के यूनिट्स लिख लें। अब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वाला जो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है या एलिमिनेशन वाला एरिया है, उसका कहता है रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं या उसकी हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहीं से ले लें या इसको एक्स्ट्रापोलेट करा लें, हमारी मर्जी है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करा लें। ठीक है, तो जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं हमेशा से रेट कांस्टेंट का फार्मूला, उसी फार्मूले को लिखें, नेचुरल लॉग सी पी टू माइनस नेचुरल लॉग सी पी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और हाफ लाइफ भी इसकी हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, 0.693, और इसके लिए हमारे पास जो ये बीटा है। ठीक है, ये बीटा बीटा की वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, तो बीटा क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारा बी है, ये जो इसका इंटरसेप्ट आ रहा है इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ये बी की वैल्यू ये हमारे पास। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसकी हाफ लाइफ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले अच्छा सा ग्राफ इधर ड्रा करती हूँ दोबारा, इस बेचारे की तो हालत ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, अपने मकसद के लिए हम इसको थोड़ा मतलब खुला डुला ड्रा करते हैं। अब करना क्या है कि जिस तरह आपने पहले इसको एक्स्ट्रापोलेट किया था स्केल की मदद से, इसको एक्स्ट्रापोलेट करें। ये जो हमारे पास आया था ना बी की वैल्यू, ठीक है, और इस प्लॉट से हमने निकाली थी ये वाली वैल्यू पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए। अब क्या करना है कि ये जो इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है ना, हमने कुछ पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे मैच करना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई से भी 3-4 पॉइंट्स ले लें आप। ठीक है, लेके फिर इनको आपने जो है ना वो माइनस करना है, यानी डिफरेंस लेना है इनका, सी पी डिफरेंस लेना है इनका। सी पी डिफरेंस किसके दरमियान लेना है कि एक्स्ट्रापोलेटेड जो है सी पी एक्स्ट्रापोलेटेड वन, एक्स्ट्रापोलेटेड माइनस करना है उसमें से जो सी पी एक्चुअल है, ये वाला जो सी पी एक्चुअल है या सी पी ऑब्जर्व्ड है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको माइनस करना है। अब ये जो हमारे पास सी पी डिफरेंस आएगा ना, इस सी पी डिफरेंस को आपने इस्तेमाल करना है और इसका ड्रा करना है दोबारा से एक ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे आप ले लें सी पी डिफरेंस और यहाँ पे आप ले लें टाइम, इसको आपने जो है ना वो ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसका ये वाला जो स्लोप है ना, इस स्लोप को इस्तेमाल करते हुए वही वाला फार्मूला लगा लें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग। अब यहाँ से आपने कंसनट्रेशन ले लेनी है कोई सी भी दो, एल एन सी पी टू माइनस एल एन सी पी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और ये जो इसको एक्स्ट्रापोलेट करें और ये इंटरसेप्ट करेगा वाई एक्सिस पे, ये हमारे पास होगी ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास ये जो हमने लिखी हुई है ये वाली है। अब यहीं से हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ यानी कि जो 50% ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब 0.693 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम, और ये हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हमारे पास है इंटर कंपार्टमेंटल रेट कांस्टेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कंपार्टमेंट ले लेंगे, हमारे पास सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसको 1 कंसीडर कर लेंगे, हमारे पास पेरिफेरल कंपार्टमेंट है जिसको 2 कंसीडर कर लें। अब 1 से 2 में जब ड्रग जाएगी तो उसका रेट कांस्टेंट होगा के 1-2। अब 2 से 1 में ड्रग जाएगी तो उसका रेट कांस्टेंट होगा के 2-1, और जब 1 से ड्रग एक्सक्रीट होगी तो उसके लिए रेट कांस्टेंट होगा के 1-0। ठीक है, इन्हें माइक्रो रेट कांस्टेंट्स भी कह रहे हैं या इंटर कंपार्टमेंटल रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इनके फार्मूले आपने जो है ना वो याद कर लेने हैं। डेरिवेशन आपका दिल करता है तो कर लें, नहीं करता तो आपकी मर्ज़ी है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, एटलीस्ट आप इनके जो है ना वो फार्मूले याद कर लें।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जो सेंट्रल कंपार्टमेंट का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बॉडी के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वैल्यूज इस्तेमाल करके, ये स्टेडी स्टेट में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, साथ आप इसके कुछ फैक्टर्स लिख लें। फॉर एग्जांपल लिपोफिलिसिटी है, तो जितनी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो उतना जो ड्रग है वो ब्लड से निकल के टिश्यूज़ की तरफ जाएगा और टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करेगा और उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा। फिर AUC जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड से, तो हम बड़े अच्छे से ट्रेपेजॉइडल मेथड को कर चुके हैं। ट्रेपेजॉइडल मेथड में क्या होता है कि हम AUC 0 to T फाइंड करते हैं। तो AUC 0 to T का क्या फार्मूला हमने देखा हुआ है, AUC 0 to T का हमने फार्मूला देखा हुआ है कि हम जो मतलब दो वैल्यूज़ ले लेते हैं कंसनट्रेशन की, उनके दरमियान एवरेज लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं T2 - T1 से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो AUC 0 to T फाइंड कर लेते हैं। AUC T2 इन्फिनिटी के लिए CPN/K की वैल्यू ली जाती है और फिर इन दोनों को प्लस करके हम AUC 0 to इन्फिनिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था 2 कंपार्टमेंट IV बोलस, इसमें हमने जो है वो देखा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ होता है और एलिमिनेशन फ़ेज़ होता है। इसमें कुछ असम्पशंस देखी हैं, फिर कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ वगैरह देखी, अल्फ़ा बीटा का A B का आपको पता होना चाहिए। फिर हमने जो है वो देखा कि मतलब ये रेट कांस्टेंट्स जो है फाइंड कैसे करते हैं अल्फ़ा बीटा, और इंटर कंपार्टमेंटल रेट कांस्टेंट देखे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और AUC। अब IV इन्फ्यूजन 2 कंपार्टमेंट भी जो है ना हम मुख्तसर सा करेंगे ताकि हमें जो है ना वो आसानी हो जाए, और IV बोलस के साथ करने से मतलब 2 कंपार्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा इनमें मतलब पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे 2 कंपार्टमेंट क्या होता है आपको इधर पता चल चुका है, इन्फ्यूजन के बारे में आपको पहले से पता है कि ड्रग जो है मेंटेन करके रखी जाती है। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें यूँ बम्प आ रहा है एक छोटा सा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस वजह से, और फिर ये जो है वो स्टेडी स्टेट पे आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो इसके अज़म्पशन्स भी वही आपने जो पीछे लिखी हैं IV बोलस में, सेम टू सेम IV बोलस वाली अज़म्पशन्स आ जाएंगी। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट मॉडल है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करता है, कोई इसमें जो है ना मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, पैसिव डिफ्यूजन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और जो ड्रग है वो सिर्फ सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेट हो रही है। मतलब इस तरह से जो आपने पॉइंट्स देखे थे। फिर कुछ ड्रग्स जो है वो इन्फ्यूजन दी जाती है, उनकी 2 कंपार्टमेंट को फॉलो करते हैं, उस पर लाइडोकेन और थियोफाइलिन वगैरह आ जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में जैसे हम ये जो है ना प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के लिए Q/V जो है, V उसने जो CP ले लिया हुआ है, और 1 - K - B डिवाइडेड बाय अल्फ़ा - बीटा इंटू E - अल्फ़ा T माइनस अल्फ़ा - K डिवाइडेड बाय अल्फ़ा - बीटा E - बीटा T। ठीक है, अब जिसमें A और B हमारे पास क्या हैं, कहता है मेरे ख्याल है यहाँ पे A आना है। ठीक है, आप एक दफ़ा बुक से कंफर्म कर लें, मेरे ख्याल से यहाँ पे A आना है। तो जो A और B हैं ये हमारे पास हाइब्रिड रेट कांस्टेंट होते हैं, Q हमारे पास इन्फ्यूजन रेट होता है, ये हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे जैसे हमने देखा था CPSS इज इक्वल टू Q/VK। ठीक है, तो V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेडी स्टेट वाला अगर ले लें तो वो आ जाएगा। यहाँ से हम Q को भी निकाल सकते हैं अलग, ये इधर दूसरी साइड पे चले जाएंगे, CPSS इंटू VSS इंटू K। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा स्टेडी स्टेट पे है इंटू के। फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का दिल करता है आपको तो पूरी डेरिवेशन करें, नहीं करता तो आप जो है ना एटलीस्ट ये वाला फार्मूला जो है वो याद कर लें। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी 2 कंपार्टमेंट IV इन्फ्यूजन में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एटलीस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो गई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पेपर की तैयारी करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।